जय जिनेन्द्र दत्ता भाई, सभी को जय जिनेन्द्र। गेट बंद कर दो जरा सा। दीदी को चरण, बाकी सबको सादर। सावधान। ध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम गुरुवे हम। द्विशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेते श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासियतं गणर्देवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानुभवं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसको कौतोसलं सम्राम सम अंगो वंग पईने पाहुडे परियम सुत पडमानु ओ पूज्या चुलिया चेव सुत धम्म कहम नित्य कालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख कौ कम्म कौ बहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुरुवे हम। सुरजंती पारिकेभ्यः स्वभर्मभिभावनापटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचारकरण सदृशे सीसानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो दंडना साधु क्रिया साधव शील परवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बनते हरि भक्ति का सको तो लोसन समनान समदन संचर्य जुक्तानम पंच विहाचाराणम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेशयानम वज्जायनम तीरयन गुण पालन रियानम सवसानम नित्यकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीव का नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत् नैमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव काट जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमिचंदाचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कमरसा जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य भगवान नेमिचंद्राचार्य ने गाथा रूप में लिखा है। उस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांड जी के अंदर 20 प्ररूपना के द्वारा आचार्य ने ऐसा नियम किया कि मैं 20 स्वरूपना के द्वारा जीव के बारे में गोस्वामी कहूंगा, 20 स्वरूपना को कहूंगा, ऐसा आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं। हम लोग पहले ग्रंथ के शुरू में आचार्य 14 गुण स्थान में होने वाले भावों को बताया, और से भाव सम्यक दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा किस किस गुण स्थान में कौन कौन सा भाव होता है। मुझे तो नहीं समझ में आया था। एक बार सभी को म्यूट कर लीजिए ना भाई, ऐसे एकदम इतनी आवाज आ रही है। आचार्य में 14 गुण स्थानों में मोहनीय कर्म की अपेक्षा कौन कौन से भाव हो सकते हैं, वो हमें आचार्य बताए। अब गुण स्थान पर रुकना चल रही है, उसमें हम लोग 7वें गुण स्थान तक हमारा स्वाध्याय हो चुका है। अधःकरण परिणाम भी हो चुका, 7वां का दूसरा पाया। अपूर्वकरण हम लोग कल शुरू किए थे। नंबर 55 सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवणम गोचम। गाथा नंबर 55। निद्दा पहले नट्ठी सदी आउ समन्ति समया खवयम ढुक्के खवया नियमेन खवंति मोहम तु। निद्दा पहले नट्ठे सदी आउ समन्ति समया खवयम ढुक्के खवया नियमेन खवंति मोहम तु। कथा का उच्चारण करें। निया परले छठे सदी आऊ उपसमति उपसामा खव्यम दुखे खम्मा नियमेन खमति मोहेतु। निद्रा पहले नट्ठे, निद्रा और प्रचाला का बंध नट्ठे नष्ट हो चुका है। सदी है, अवशेष है, क्या आयु, अगर आयु है। निद्रा प्रचला नष्ट हो चुकी है, अगर आयु शेष बची है तो कहते हैं उपसमंति उपसमया उपसामक उपसमया। उपसमय माने उपसामक जीव स्वामी की अपेक्षा उपसमंति मोहनीय कर्म का उपशम करते हैं।
गाथा में मोहनीय कर्म नहीं है, परंतु मोहनीय कर्म का उपशम होता है। खवयम ढुके खवया, जो क्षय करते वे प्रवेश करते, ढुके माने ढुकते हैं, यानी प्रवेश करते आत्मिक गुण स्थान में। तो कहते हैं कि खवये 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 ढुके खवया नियमेन खवंती मोहम तु, यानी जो छपक श्रेणी पर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ प्रवेश की जगह आरोहण ठीक शब्द रहेगा। जो छपक श्रेणी पर ढुके माने आरोहण करते हैं, खवया वो छपक क्या नियमे न खवंती मोहम तु, नियम से मोहनीय कर्म को खवंती क्षय करते हैं। जिनके निद्रा और प्रचला का बंध नष्ट हो चुका है और आयु अवशेष है, वे उपसामक जीव मोह का उपशमन करते हैं तथा छपक श्रेणी आरोहण करने वाले छपक नियम से मोह का क्षय करते हैं। अपूर्व करण गुण स्थान के 7 भाग होते हैं। उन 7 भागों में से प्रथम भाग में दर्शनावरण कर्म की निद्रा और प्रचला प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। क्योंकि स्थान वृद्धि त्रिक की तो बंध विच्छुत्ति सासाधन नामक द्वितीय गुण स्थान में हो जाती है। अपूर्वकरण के 6ठे भाग में परभव में उदय में आने वाली नाम कर्म की 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। अंतिम 7वें भाग में हास्यरति भय जुगुप्सा इन 4 नौकसाय की बंध विच्छुत्ति होती है तथा हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा इन 6 नौकसायों का उदय विच्छेद भी हो जाता है। उपसम श्रेणी आरोहक के अपूर्व करण के प्रथम भाग तक मरण नहीं होता है, किंतु प्रथम भाग के पश्चात मरण भजनीय है। यदि मरण नहीं होता तो चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों का नियम से उपशम करता है, और यदि मरण हो जाता है तो नियम से वैमानिक देवों में असंयत सम्यक दृष्टि होता है। छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का मरण नहीं होता, वे तो नियम से 21 प्रकृति का क्षय करते हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते, चूंकि सारा जाना, कल भी अपन लोग बोल चुके थे सारे सिद्धांतों को। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो स्पेशल उस बात को पूछ सकते हैं। मेरे पास तो इसको बताने का कोई ऐसा खास चीज नहीं है कि मैं बताऊं। एक मिनट। इस अपूर्वकरण गुण स्थान में 4 नवीन आवश्यक प्रारंभ हो जाते हैं। नवीन क्यों कहा कि ये पहले साथी से अप्रमत में नहीं हो रहे थे, अभी शुरू हुए हैं जब जीव 8वें गुण स्थान में प्रवेश किया है। तब कौन कौन से नए होते हैं? तो कह रहे हैं स्थिति, कांडक घात, अशुभ कर्मों का अनंत बहुभाग प्रमाण, अनुभाग, कांडक घात, प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। एक स्थिति कांडक घात के काल में संख्यात 1000 अनुभाग कांडक घात होते हैं। कौन क्या पूछ रहे थे? हाँ, वो मैं यूँ पूछ रही थी कि ये उदय विच्छेद लिखा है ना, तो उदय विच्छुत्ति हो जाती है। इन 6 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति अच्छा, हो जाती है। विच्छेद का मतलब विच्छुति होता है। हाँ, विच्छेद का मतलब अब आगे उदय में नहीं आएगी। उदय विच्छुत्ति हो गई मतलब आगे उदय में नहीं आएगी। बंध विच्छुत्ति मतलब आगे बंधेगा नहीं। सत्व विच्छुत्ति मतलब सत्ता में से खत्म हो गई। विच्छुत्ति का मतलब नाश हो जाना, खत्म हो जाना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 नवीन आवश्यक प्रारंभ हो जाते हैं। स्थिति कांडक घात, अशुभ कर्मों का अनंत बहुभाग प्रमाण, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और
गुण गुण संक्रमण। दीदी एक ये ना स्थिति भजनीय का मरण क्या किंतु प्रथम भाग के पश्चात मरण भजनीय है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मरण है ही संपत्ति। हाँ, प्रथम भाग कहाँ पर है? किंतु प्रथम भाग के पश्चात मरण भजनीय है। भजनीय जहाँ शब्द आता है उसका मतलब होता है, क्या होता है उसका मतलब, कौन बताएंगे? दीदी मतलब मैं यहाँ पर बताऊं, मरण होने लायक। हाँ, भजनीय मतलब होने लायक है, बाद में मर मतलब वो मर हो सकता है नहीं, तथापि। मर भी सकता है और नहीं भी मर एक सकता एक मिनट, एक मिनट, दो जन एक साथ नहीं बोले तो मैं ही नहीं समझ पाई कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, तो नए लोग क्या समझेंगे? हाँ, कविता जी बोलिए, भजनीय मतलब? भजनीय मतलब होने लायक, बाद में मरण हो सकता है। बोलिए त्रिशला जी। मर भी सकता है और आगम नहीं में भजनीय शब्द जहाँ आता है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है, उसका मतलब क्या होता है? मरण हो, अगर किसी की आयु पूरी हो गई है तो मर भी सकता है, आयु नहीं पूरी हुई तो नहीं भी मर सकता है। भजनीय का मतलब होता है भजने लायक, मतलब होने लायक है, मरण होने लायक है, मरण हो कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया उषा जी? जी। स्थिति कांडघात। ये जो चार विशेष कार्य सातवें गुण स्थान में होते हैं, चार विशेष कार्य जो सातवें गुण स्थान में होते हैं, इसके बाद चार विशेष कार्य इस गुण स्थान में भी हो रहे हैं, आठवें में भी हो रहे हैं। ये तो आठवें का भी कर रहे हैं ना सादा, हाँ आठवां ही तो चल रहा है। हाँ हाँ। आठवें में चार हो रहा है। जो सातवें में चार आवश्यक हुए थे, जो पुराने लोग हैं वो बताएं कि आगे होता है कि नहीं होता है, कहाँ तक होता है, और नहीं होता है तो कहाँ खत्म हो जाता है। सातिशय अप्रमथ के चार आवश्यक हम लोगों ने देखे थे, वो चार आवश्यक आगे होते हैं या सातवें सातिशय में होकर के आठवें में फिर नए होने लग जाते। फिर नौमा अभी पढ़ेंगे अपने लोग, नौवें में क्या होता है, तो बाद की बात है। तो मेरा यहाँ पर प्रश्न है जो पुराने लोग हैं उनसे, कि सातवें गुण स्थान में जो चार आवश्यक बताए गए वो उनका द एंड हो जाता है, यहाँ पर नए चालू हो जाते हैं। अच्छा ललिता जी बताएंगी, बताइए, बताइए ललिता जी। वो सातवें तक ही रहेंगे वो, क्योंकि उसके बाद तो वो श्रेणी चढ़ेंगे। एक मिनट, एक मिनट, आप ये सब पहले से जान रहे हैं कि आप एक तुक्का छोड़ दिए? नहीं नहीं, आप पढ़े हैं ना, आप बताए हैं ना कि वो जो सातवें गुण स्थान में जो विशुद्धि थी, वो उसके बाद आठवें में दूसरी है विशुद्धि। विशुद्धि सिद्धि आप क्यों लगा रहे हो इसमें? हम खाली इतना पूछना चाह रहे हैं कि सातवें गुण स्थान जो सातिशय प्रमथ में हमने देखे चार आवश्यक हो रहे हैं, अभी तो ये चीज हम लाए ही नहीं क्योंकि आठवें गुण स्थान में हम आए ही नहीं थे। हाँ, लेकिन नहीं, जो अभी पहले आप पढ़े पढ़े ना हुए हैं, आठवें गुण स्थान का, ये चार विशेष मेरा कार्य पहले होते सुन हैं। तो लो ललिता जी, बहुत से लोगों को अंतराय पड़ रहा है। मैं बार बार कहती हूँ जब मैं बोलूं तो सुना करो। आपने अभी कहा कि आपने ही बताया, तो अभी आठवां गुण स्थान तो आया ही नहीं था, आठवें गुण स्थान के आवश्यक आए ही नहीं थे, अब भी आए हैं, अब भी आए हैं। तो यह प्रश्न मैं करी कि भाई ये किससे करी? मैं पुराने स्वाध्याय से, जो नए हैं उनसे नहीं करी मैं। ये सिद्धांत में तुक्का नहीं छोड़ते हैं, है ना, सिद्धांत में तुक्का नहीं छोड़ना चाहिए जब तक पहले का अगर नहीं सुना हुआ तो। और ये बात अभी तो मैंने बताई नहीं क्योंकि आया ही नहीं ना, अब आया आवश्यक आठवें गुण स्थान का। तो मैं ये आप लोगों को समझाने के लिए पूछी कि आप लोगों को क्या, कि जो पुराने लोगों को याद है कि नहीं, कि भाई सातवें गुण स्थान में जो चार आवश्यक हो रहे थे वो सातवें में द एंड, आठवें में चार आवश्यक नहीं हो रहे। तो वो जो चार आवश्यक सातवें गुण स्थान वाले थे वो वहीं पर द एंड हो गए या आगे भी हो रहे हैं? इसमें पुरानी राजकुमारी जी हैं, पुरानी त्रिशला जी हैं, कविता जी हैं और सुमन जी हैं,
दीदी मैं हाथ ऊपर करी हूँ, आप पूछो। हाँ, चल देखती हूँ, नंबर वाइज पूछती हूँ। हाँ, सुमन जी बोलिए, बम्बई। अरे यार, लगा के रखा करो ना, आपसे प्रश्न पूछने का मन नहीं करता यार, तार बार टटोलने लगते हो आप। दीदी इसमें ये चार नए हो रहे हैं, उसमें वो चार अप्रशस्त प्रगतियों का, प्रशस्त प्रगतियों का वो ओफ, सुनिए, सबको जो भी जवाब देने का मन बना रहे हैं, सिर्फ हाँ और ना, कुछ नहीं बोलेंगे। प्रशंसा जितना बोलेंगे उतना आप गलत होते चले जाएंगे। ये आप लोग को बार बार समझाया जाता है। प्रश्न हाँ का ये उत्तर उतना ही दीजिए, सीधा सा कि वो आवश्यक अब यहाँ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 4-5 लोग इसमें पुराने, कोई और भी पुराने तो वो इतना नहीं जानते, जो जान रहे उन्हीं को हमने कहा है। तो मैंने सीधा सा प्रश्न किया, वो 4 आवश्यक 8वें गुण स्थान में हो रहे हैं कि खत्म हो गए, ये मेरा प्रश्न सीधा। गुण श्रेणी और तो आगे बढ़ ही रही है, गुण संक्रमण गुण श्रेणी उसमें भी थी, इसमें भी है, दोनों चीजें। और इसमें स्तुति कांडगाद इसमें नया आया है। आप फिर एक एक चीज को लेके पकड़ के बोल रहे हो। इसमें अलग हो चलिए, रहे हैं, इसमें ज्ञान नए प्रकाश जी हैं, नए बोलिए। हैं, इसमें नए हो रहे हैं। ज्ञान प्रकाश जी तो नए इसमें लिखा ही हुआ है। ज्ञान प्रकाश जी गुण बोलिए। श्रेणी निर्जरा, पहला गुण श्रेणी निर्जरा, दूसरा गुण संक्रमण, तीसरा स्थिति गांधक घात, और अरे चौथा चतुर आपके चौथा चतुर चलिए बंद स्थान। करिए, आप लगता है प्रश्न नहीं समझे, छोड़िए। हाँ बोलिए त्रिशला जी। हाँ, होता है। हाँ हाँ होता है, जो चौसाते में हाँ, होता है वो होता रहता है। कहाँ तक होएगा? 8वें वो गुण। जब तक नहीं, हाँ, वो 7वें वाला जो है वो होता रहेगा जब तक कि चुंबक श्रेणी तक नहीं, वो श्रेणी नहीं, जब तक 12वें गुण स्थान तक होते रहेगी ये तो चीजें। आप तो ही मतलब कर्मों को खींच के 12वें तक ले जाएंगे। नहीं, जब तक कर्म खत्म नहीं होते तब तक होती रहेगी। मतलब जब तक कर्म खत्म नहीं तो होते। कर्म तो 14वें में खत्म होते हैं। नहीं, उससे पहले खत्म हो जाएगा। जैसे 10वें तक तो जहां तक 10वें तक कर्म खत्म होने वो तब हो जाएगा। जो कर्म 11वें 12वें खत्म उतने खत्म होते जाएंगे। लेकिन ये निर्जरा चलती रहेगी, मतलब खत्म, जो कर्म खत्म होते रहेंगे उनकी खत्म हो जाएगी, वरना चलती रहेगी। हम आपका उत्तर नहीं समझ पा रहे यार, ये मैं ये बता सिद्धांत रही के हूँ उत्तर है। जो सात, कर्म चलता रहेगा, खत्म होता रहेगा, कर्म चलता रहेगा, खत्म होता रहेगा, ये कौन सा उत्तर है? ये नहीं बता रही भाभी, कहाँ मैं करा रहे हो? सिद्धों को कर्म कर्म खत्म करा रहे हो? कहाँ करा रहे हो आप नहीं, कर्म खत्म? जो 7वें गुण स्थान में जो 4 आवश्यक हुए थे, वे आवश्यक जब तक वो कर्म है तब तक वे आवश्यक होते ही रहेंगे। जब उनकी गुण श्रेणी निर्जरा या वो निर्जरा हो जाएगी तब तो नहीं होगी। वो कहाँ तक स्थान, वो केवली गम में, हम लोग के गम में नहीं नहीं, है ना? वो 10वें गुण स्थान तक है, ये तो 11वें तक फिर भी है। आप इतना चर्चा क्यों बढ़ाए यार? 10वें, मैं बताना चाह रही और थी कि 10वें में भी नहीं होगा, 10वें में तो सूक्ष्म लोग बचा है जरा सा। 12वें तक हो जाएगा। 10वें में नहीं होगा, 12वें में होगा। नहीं, आपने कहा ना सूक्ष्म लोभ बचा है जरा सा, तो सूक्ष्म लोभ के अंतिम समय में, सूक्ष्म संप्राय के अंतिम समय में ये खत्म हो जाएगा, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में। चलिए राजकुमारी जी बोलिए। दीदी 8वें में कार्य पूरा होता है, 7वें में शुरू होता है, 8वें में इन 4 आवश्यक का कार्य पूरा हो जाता है। 8वें गुण अच्छा, स्थान। 9वें में नहीं जाएंगे वो? नहीं, निकाल के दिखाएंगे क्या, कहाँ लिखा है? हमें तो पंकज जी भैया ने बताया 7वें में नहीं ये नहीं 4 नहीं, आवश्यक शुरू बिल्कुल होते। नहीं, अपनी समझ को दूसरे पर मत थोपिएगा कभी भी। नहीं, जो उन्होंने सिद्धांत यही में कहा नहीं, था 8वें में कार्य पूरा होता है। उनका तो यो बना हुआ है, पीडीएफ बना हुआ है, आप मेरे को उसकी कॉपी भेजिएगा और फोटो मैंने तो भेजिएगा, ठीक पढ़ा है, पीडीएफ नहीं है मेरे पास। कहाँ पे लिखा हुआ है? उन्होंने समझाया था कि जो 4 आवश्यक 7वें में शुरू होते हैं उनका कार्य 8वें में पूरा हो जाता है, ऐसा कहा था। मुझे ऐसे ही याद है, हो सकता है कि गलत हो। इसीलिए कहते हैं ना, नाम लेके आप अभी बोले, अब सामने वाला वैसे ही, हम ये नहीं कहते हैं, वैसे ही मेरा नाम लेके और जगह भी बोलेंगे, और हमको याद है कि नहीं, अभी आप क्या बोल दिए, मुझे ऐसा नहीं, याद है। मुझे यही मालूम है कि हाँ, कार्य 8वें में पूरा होता है। मैं श्योरली कह रही
कि मुझे यही मालूम है, लेकिन अब आप कह रही हो हाँ। गलत है तो हो सकता है कि गलत हो। नहीं, हम वो नहीं कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, बहुत अंतर आ गया ना राजकुमार जी, बहुत अंतर आ गया। जैसे हम बोले भाई पंकज भैया, विकास भैया ऐसे बताए हैं, विकास भैया की मोहर लग गई। नेचुरली विकास भैया बहुत ज्ञानी है, हम लोगों ने सबने उसको लिख भी लिया, मन में भी लिख लिया। और अगर हम दूसरे क्षण ये बोलते कि हमको ऐसा याद है, तो वो चीज वो बदल गई ना, वो बात है ना। ये ठीक है कि आप ये बात बोल रहे हैं, तो ठीक है कि हमको ऐसा याद है, हमको ऐसा समझ में आया। क्योंकि इतना ये आसान थोड़ी है कि हम कह दें कि भाई हम सही हैं, हम भी नहीं कर और क्या। पाते बिल्कुल है भैया। तो ऐसा नहीं है, ऐसी चीज बोल ही नहीं सकते, जो चीज होती नहीं वो बोल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, चूंकि जीव काट वो पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाते तो हम समझते कि चलो भाई नहीं, नहीं पढ़ा है तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ये कार्य 7वें में जो शुरू होते हैं, ये 9वें तक तो जाते ही जाते हैं। 9वें के बाद तो कर्म ही खत्म हो जाते हैं, बाद में तो सूक्ष्म दृष्टि केवल लोभ की रह जाती है, वो तो ऐसे ही चली जाती है, उसके लिए इन सब चीजों की आवश्यक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर पहले वाले चारों हो ही रहे हैं। और फिर यहाँ पर क्या करें, अपूर्व कर्म में 4 नवीन आवश्यक प्रारंभ हो जाते हैं। स्थिति कांडघात, अशुभ कर्मों का अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग कांडघात, प्रतिशमय गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। तो लगना ठीक है कि भाई तीसरा नाम और चौथा नाम तो वही है, पर यहाँ पर आकर के उसमें क्योंकि हम लोग अभी इस आवश्यक की दृष्टि से बहुत मोटा चीज पढ़ रहे हैं अभी, इनको समझने के लिए तो हमको लब्धि सार में जाना पड़ता है। तो हम सिर्फ इतना ही समझे कि और विशेष विशेष होती जो गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण है, और वो विशेष विशेष होता है, बस इतना इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रति समय स्थिति कांडाघात होने लगा। और पहले समय में क्या हो रहा था, पहला समय मतलब सातिशय अपर मत में क्या हो रहा था, 2 के अलावा तीसरा क्या हो रहा था। हाँ बोलिए ललिता जी। स्थिति बंधा अपसरण। बहुत अच्छा, वहां स्थिति बंधा अपसरण हो रहा था, और यहाँ क्या हो रहा है, स्थिति कांडक घात। दोनों में अंतर कोई बताएंगे। बोलिए सुमन जी। बंधा अपसरण में जो स्थिति पहले बंधी हुई थी पहले कर्मों की, उस उनका, और स्थिति कांडघात में जो और नए कर्म बंधेंगे उनकी कम स्थिति बंधेगी, और बंधे हुए शरण में पुराने कर्म जो बंधे हुए थे उनकी स्थिति कम होगी, उनकी घटे खत्म होगी, खत्म हो जाएगी, बंध भी छुट्टी हो जाएगी। राजकुमारी जी को पसंद नहीं आया। कौन बताएंगे, स्थिति बंधा। बहुत ही अजीब अजीब आंसर आता है भाई। मुझे तो कभी कभी लग रहा है मैं 8 दिन से क्लास चालू करी, 8 साल की बजाय। दीदी ये दीदी मैं बोल रही अपेक्षा से बोला जा रहा है बंदा अपसरण में तो, और इसमें जो सत्ता में पड़े हैं वो उनका संक्रमण होगा, कांडक घात जो होगा वो। मैं बोल स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडक घात में, देखिए आप लोग इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मुझे लगता है मैं गलत हो सकती हूँ। ये उषा जैन जी हैं, बड़े ध्यान से सुनती हैं। मैं नहीं जानती और किसका किसका क्लास करती, मेरे को कुछ भी इनके बारे में, इनको जानती भी नहीं हूँ मैं तो, अभी इन दिनों में इनका चेहरा मेरे को दिखा है, लेकिन इनका चेहरा मुझे बताता रहता है कि इतना उपयोग लगा के सुनती रहती हैं, इनका चेहरा बताता रहता है। चलिए, 2 ने तो बता दिया, और कौन बता। हाँ, ललिता जी आप भी करिए प्रयास। ये हो गया नवीन कर्मों की बंध की स्थिति कम होना बंधापसरण में तो। अच्छा, और ये स्थिति कांडक घात में बंधी हुई कर्मों की उसको घटना, बंधे हुए कर्मों की स्थिति का घटना। और बोलिए, और कौन बोलना चाह रहे हैं। और कोई नहीं बचा, चलिए राजकुमारी जी बची हैं खाली।
जो उनने बोला था उसका उल्टा है। स्थिति कांडक में सत्ता पे काम होता है और स्थिति बंधापसरण में नए बंधे हुए कर्म कम कम वो स्थिति तो को लेके वो वो होते हैं। वो तो अभी ललिता जी बोली हैं। और कुछ बोलिए। वो ललिता जी बोली, यही चीज बोली है ललिता जी। वो उल्टा वो बोली थी सुमन जी, वो हाँ हमेशा हाँ उल्टा ही हाँ बोलती है। हाँ हाँ सुमन जी उल्टा बोली थी। हाँ। आपने इसका उदाहरण दिया था, तेज धार हो जाती है साथ अभी में। अभी रुक नहीं, वो धारूर मत लाओ, कभी भी मत लाइए। हाँ बोलिए राजकुमार जी, कुछ ठीक करिए इसको यार। क्या बाप रे मुझे बाप। मुझे तो यही मालूम है कि स्थिति बंधापसरण है कि जो नए कर्म बनते हैं वो कम कम स्थिति को लेके बनते हैं, और स्थिति कांडक में हम स्थिति कांडक घात किसको कहते हैं? स्थिति कांडक तो पुराने जो सत्ता में पड़े जो कर्म है, जैसे वो गन्ने की बताए ना कि एक एक हाथ की पोर को सीधे ऐसे ऐसे करके कांड बन बन के उसको सत्ता से खत्म करता है, उस सत्ता के कर्मों पे होता है। और स्थिति बंधावसरण में जो नए कर्म बन रहे हैं वो कम स्थिति को लेकर। मुझे दो बातों के बारे में इतना ही हाँ मालूम है। मतलब आप लोग के कारण मुझे, जबकि वचन गुप्ती ऐसी होनी नहीं चाहिए। थोड़ा ये पंडित जी लगता है थोड़े से कुछ चाय बाय नहीं पिए थे क्या? ये कांडक क्यों घुसा दिए इसमें? उनको लगता है थोड़ा सा उस समय दिमाग इधर उधर हो गया था। दीदी मैंने भी लेकिन ऐसे ही लिखा है, कल परसों की पढ़ाई में, पता नहीं रोंग लिखी होगी। आया ही नहीं है, स्थिति कांडक घात आया ही नहीं है, आप लिख कहाँ से लोगे? तो मैंने कहाँ से लिख लिया, मैंने तो लिखी तो हूँ ये बात कि उसमें सत्ता का होता है और उसमें बंध का होता है, मतलब बंधे हुए कर्मों अरे का। वो तो वो बोल ही रहे हैं, तो हाँ उसके नहीं, लिए कांडक लिखने की क्या जरूरत थी? वो तो सब बोल ही रहे हैं। ललिता जी भी बोली, वो लेकिन नई सारा चीज सब आप अफगानिस्तान। बता दो, अब नई चीज राजकुमार आप जी भी, समझा दो। राजकुमारी जी भी वही चीज बोली है। दीदी कांड का मतलब टुकड़े करना हुआ है क्या? स्थिति कांडक टुकड़े में मतलब कांड का मतलब टुकड़े करना। हाँ? कांड का मतलब रत्नकरण श्रावकाचार्य, आप लोग महाराज लोग जो से भी पढ़े होंगे है ना, पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, टीवी अच्छा, पर भी आया था एक एक चीज बहुत पे एक जगह। एक चीज का वर्णन रहता है वो क्या? हाँ। कांडक मतलब क्या होता है इतना भी नहीं मालूम हम लोग को। समूह। चलिए, उन्होंने हमें चार एक चार उदाहरण अवश्य दिया याद था, हमारे रखेगा। पंडित जी साहब ने, दीदी कव- हमारे पंडित जी कांड साहब ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे अपनी चौखट है, तो उनने चौखट को कहा कि नीचे से एक हाथ ऊपर से काट दिया तो 3/4 हिस्सा पूरा एक साथ गया। उनने ऐसा उदाहरण दिया था, उसको कांडक कहते हैं। ऐसा उनने चौखट का उदाहरण दिया था हमारे ठीक पंडित है, जी ने। हाँ जिसको जो जी, समझ में आता पन्नालाल है जी ने। उसका कोई बात नहीं है। जी उसके लिए कोई बात नहीं कि किसने क्या उदाहरण दिया। उदाहरण सीधी सी बात है कि उदाहरण दिया जाता है अपने को वस्तु स्थिति समझने के लिए, और आपको जी अगर वस्तु स्थिति समझ में नहीं आई तो उदाहरण बेकार है। उदाहरण क्यों देते छोटे छोटे निकाल के? हम एग्जाम्पल के द्वारा उस चीज को समझाना चाहते हैं कि क्या है ये। जी। चलिए भावी कांडक खाते उसको होता है संख्यात 1000 बार, जो खंड खंड करके भी करते हैं। मैं पूछ रही हूँ, जो संख्यात 1000 बार जो नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं है संख्या 8000 बार यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कहाँ चला गया। हाँ, इस अपूर्व करण करण गुणस्थान में 4 नवीन आवश्यक प्रारंभ हो जाते हैं। स्थिति कांडक घात, अशुभ कर्मों का अनंत बहुभाग अनुभाग कांडक घात, प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। अब गुण श्रेणी निर्जरा में भी क्या हो रहा है? गुणित होते होते निर्जरा ही तो हो रही है ना, कर्म खत्म ही तो हो रहे हैं, निर्जरित ही तो हो रहे हैं। और स्थिति कांडक घात में भी वही चीज है ना, आप लोगों ने बोला ना अभी कि स्थिति जो बंधी हुई है वो ये हो रही है, घात हो रही है। तो दोनों चीज बराबर हो गई ना। दोनों में क्या अंतर है? किसको याद है? मैं तो बहुत तेजी उदाहरण आप लोग को बताती हूँ, इतना टेढ़ा मेढ़ा उदाहरण देती ही नहीं। और मैं समझती हूँ ललिता जी भी कर्म कांड जी में तो थी होंगी ही, और कर्म कांड जी में भी सारे गुण स्थान आए ही हैं, खूब आए हैं। हमने उदाहरण दिया था, जैसे एक दीवार खड़ी है ना, कर्मों की दीवार खड़ी है, हटानी है पूरी की पूरी दीवार। 7वें गुण स्थान में थोड़े थोड़ा साइड का मसाला हम खुरपी से उतारते जा रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ी थोड़ी पतली होती जा रही दीवार है ना, थोड़ा थोड़ा उतार रहे हैं। क्योंकि खुरपी से तो दीवार टूटनी नहीं है। खुरपी मतलब समझते हैं ना, जो अपने लोग पूंछिया कहते हैं जिसको, ये इन लोग का वैसे जो जिससे मट्टी उट्टी खोदते हैं।
इसमें क्या हो जाता है, पूरी की पूरी दीवार को गिरा देते हैं, 4 बार टुकड़ा करके, 5 बार टुकड़ा करके, वो एक एक पोर्शन, इतना इतना इतनी इतनी दीवार कांडक रूप से घात करते हैं। मतलब वो जितनी स्थिति रहती है उसके कांडक बन जाते हैं, और एक एक कांडक घात होते रहता है। गुण श्रेणी के द्वारा तो क्या हो रहा था, कम 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 होती जा रही थी, स्थितियां कम 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 होती जा रही थी, कर्मों का निषेध कम कम निर्जरित होते जा रहे थे। गुण संक्रमण में अशुभ का शुभ में बदलते जा रहा था। कांडक घात में क्या हो रहा है कि बहुत सारा एक एक साथ में कांडक माने समूह रूप में, तो स्थिति को समूह रूप में खत्म करना, उतनी धीरे धीरे करेंगे तो अंतर्मूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है, कब होगा फिर, कैसे होगा। और नहीं भी तो इस गुण स्थान का काल तो बहुत छोटा, 7वें से भी अधकरण से भी मतलब छोटा है, आधा ही समय है। स्थिति कांडक घात माने स्थिति को समूह रूप से खत्म करना, कांडक रूप से खत्म करना, है ना, बहुत बहुत सारी। तो दीवाल, अब दीवाल को गिराना है, अब लाए बड़ बड़ क्या उसको कहते हैं, किससे मारते हैं, हथौड़ी ना, हथौड़ी थोड़ी, फावड़ा फावड़ा, हाँ नहीं, फावड़ा तो हथौड़ा, हथौड़ा, बड़े हथौड़े से लाके मारे, एक साथ 4 लाइन गिर गई, फिर मारे फिर 4 लाइन गिर गई, फिर मारे फिर 4 लाइन गिर गई, ऐसे करके पता चला 10 बार में पूरी दीवार गिर गई, है ना। और निर्जरा में क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा मसाला नहीं, हम लोग जैसे कोई चीज तोड़ने बैठे तो बच्चा खड़ा हो जाता, माँ मैं भी करूंगा आपके साथ, अब वो भी करने लग जाए थोड़ा थोड़ा, तो उससे थोड़ी वो दीवार टूटेगी। तो वहां तो क्या हो रहा था, थोड़े थोड़े कर्म निर्जरित हो रहे थे गुण श्रेणी रूप से, और यहाँ पर कांडक रूप से घात हो रहा है, किसका, स्थिति का और अनुभाग का, दोनों का कांडक घात हो रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है स्थिति कांडक घात में तो कुछ नहीं लिखा, खाली स्थिति कांडक घात लिखा। अशुभ कर्मों का अनंत बहुभाग, तो अनंत क्यों लिख दिया, आप लोग को बताया हुआ इसलिए मैं, और हाल फिलहाल में बताया हुआ, पकड़ते कितना हो सो आप लोग जाना, बिल्कुल स्थिति अनुभाग अलग करके बताए थे। ऐसा क्यों लिखा, अनंत बहुभाग क्यों लिख दिया, अशुभ कर्मों का अनंत बहुभाग अनुभाग कांडक घात, स्थिति में अनंत क्यों नहीं लिखा, अनुभाग में अनंत क्यों लिख दिया, दोनों को दोनों में कांडक। स्थिति में तो संख्यात होता है, अनुभाग में अनंत होता है, क्योंकि गलती बोला मैं, हाँ नहीं, स्थिति में क्या होता है, संख्यात से होती है, संख्यात से होती है, और अनुभाग अनंत से होता है, से होता है। क्योंकि अनुभाग बंध हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, अनुभाग क्या होता है, नीचे 7वें गुण स्थान का देखिए निकाल करके, 7वें गुण स्थान का जो आप लोग कोई लिखे हो तो, प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग क्या होता है, अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा अनंत अनंत गुना बढ़ता जाता है प्रशस्त प्रकृतियों का। तो अनुभाग अनंत में होता है और स्थिति तो संख्यात में होती है, 70 कोड़ाकुड़ी, लास्ट से लास्ट 70 कोड़ाकुड़ी। उस दिन भी हम ये चीज बोले थे, 70 कोड़ाकुड़ी बोलने से तो ऐसे लगता है कि तो जैसे कोई हम ही हमारे की गिनने लायक है, हम लोग नहीं गिन पाएंगे, लेकिन फिर भी संख्यात ही, असंख्यात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं आया। और अनुभाग चूंकि अनंत में बनता है, इसलिए उसका उसमें अनुभाग अनंत का मतलब डेंटिसिटी है, वो भोगने की चीज है ना। और स्थिति निषेध की रचना है, वो दिखती है, और अनुभाग निषेध नहीं है, अनुभाग फल देने की शक्ति है। अब फल देने की शक्ति, मेरा हाथ जला और मैं सुसु कर रही हूँ, खूब ये कर रही हूँ, तो आप मेरे को पूछे बहुत जोर जलन हो रही है क्या, तो मैं बोल तो दूंगी बहुत जोर जलन हो रही है, लेकिन आप पकड़ सकोगे क्या कि कितनी जोर हो रही है, नहीं पकड़ सकोगे ना। और हम भी नहीं बता पाएंगे ना कि इतनी बड़ी हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है, ऐसे हो रही, नहीं बता सकते। बस मुंह से हम क्या कहेंगे, बहुत जोर जलन हो रही है। तो क्योंकि इसका अनुभाग का वेतन अनंत भी है। तो यहाँ पर अपूर्वकरण भाभी फिर यही हुआ ना कि बंधापसरण को, तो यही आखिर में पता लगा ना, बंधापसरण तो जो नए कर्म बनते हैं उनका होता है, और है ना, स्थिति बंधा अपसरण का मतलब होता है जो नए कर्म बंध रहे हैं उनकी स्थिति का अपसरण होना, घटना। अपसरण मतलब घटना, बंध मान बंध, स्थिति माने स्थिति। ये पहले भी लिखा है, उस दिन भी हम आप लोगों की स्थिति बंध का अपसरण होना,
जितनी स्थिति अभी बन रही थी उससे फिर कम बदनी, उससे फिर अगले अंतर्मुहूर्त में कम बदनी, फिर अगले अंतर्मुहूर्त में कम बदनी, ऐसे करते करते उस सब वहां तक जितना कम होता है को होता है। और क्या चीज के लिए पूछ रहे थे आप? और स्थिति बंधा अपसरण और स्थिति कांडक। स्थिति कांडक घात में बंधी हुई स्थिति का कांडक रूप से घात होना, है ना। एक एक निषेक, दो दो निषेक नहीं, कांडक रूप से घात होना, उसको स्थिति कांडक घात कहते हैं। ऐसे नहीं घटेगी तब तो फिर होगा नहीं ना। कर्म खत्म कैसे होंगे? होंगे ही नहीं कर्म। बहुत बड़े बड़े समूह में ना दीदी, प्रणाम दीदी, बहुत बड़े हाँ, बड़े समूह में छूटना। बड़का बहुत बड़ा, इतना बड़ा नमक, सेंधा नमक का ढेला सब आता ही है चौके में, इतने बड़े बड़े आते हैं, तो एकदम से थोड़ी पेस्ट बनता है, एकदम से पेस्ट नहीं बनता है ना। उसको पहले तोड़ करके इतने बड़े बड़े हुए, इतने बड़े जो भी हुए, फिर और उसको तोड़ते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, तो क्या हुआ, बड़े वाले कांडक से छोटे छोटे कांडक हुए, छोटे वाले कांडक से और छोटे हुए, और फिर वो पेस्ट जो अपना मैदा जैसा नमक बनाना चाहते हैं वैसा बन गया। जी तो दीदी जी। उनका कांटक रूप से घात होना, मतलब कांटक का मतलब यानी कि अनुभाग टुकड़ा को के अपन रूप अनंत रूप से गिनेंगे और इसको संख्यात रूप से गिनेंगे। हाँ, स्थिति कितनी बनती है तो हाँ, संख्या प्रमाण बनती है, और जी जी अनुभाग चाहे उदय में आओ, चाहे वो तो बंधेगी जितनी उदय में आएगी ना। अनुभाग का वेदन अनंत रूप से होता है। जी स्थिति जी का जी संख्या। दीदी जी, प्रणाम हाँ, दीदी। क्या ललिता जी क्या बोल रही हैं? में कांडक का मतलब हो गया टुकड़ा होना, समूह रूप में, समूह में टुकड़े होना। हाँ, दो दो चार निषेध, ये तो समझाने के लिए टुकड़ा टुकड़ा बोल रहे हैं। कांडक का मतलब समूह होता है, कांडक का मतलब खजाना होता है ना, बहुत सारा मीनिंग होता है। तो यहाँ समूह रूप में बहुत बहुत निषेकों का घात होना। आगे अब अनिवृत्तिकरण गुण स्थान आ रहा है। तो 8वां गुण स्थान का हम लोगों ने क्या क्या जाना कि इसका अंतर्मूर्त काल है, लेकिन आधा प्रवृत्ति से आधा काल है। इसमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती, क्योंकि उपरितन वाले जीव के परिणाम अधस्तन वाले जीव के परिणाम जैसे एक जैसे नहीं पाए जाते, क्योंकि प्रति समय अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, इसलिए मैच नहीं, दोनों के सेम एक जैसे समान नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ पर अनुकृष्टि रचना नहीं होती। 3 चीज। चौथी चीज, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, जब उपसम से आप कहते हो प्रति समय अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, तो यहाँ पर तो कैसे घटेगा, क्योंकि आप कहते हो उपसम श्रेणी भी छपक श्रेणी भी। तो फिर वो उन्होंने कहा कि होंगे तो अपूर्व अपूर्व, पर परिणामों की क्वालिटी में समानता नहीं पाई जाएगी। कर्मों की जो डेंटिसिटी या क्या कहेंगे, जो वहां पर परिणाम हो रहे हैं, परिणाम प्रति समय अपूर्व अपूर्व होंगे, चाहे वो उपसम श्रेणी मान रहा हो चाहे छपक श्रेणी मान रहा हो, पर दोनों के परिणामों की जो कार्य है एक बराबर नहीं होगा। उपशमक वाले के परिणाम से तो उपशम होगा, छपक वाले के परिणाम से प्रकृतियों का क्षय रूप से आगे बढ़ने का होगा। तो ये दोनों में इस तरह से वो कह दिया कि दोनों को आपने तो समान बता दिया, तो उन्होंने फिर उत्तर दिया कि नहीं, समान अपूर्वता की अपेक्षा समानता होती है, इसलिए उसमें एकता कहा जाता है। वास्तव में कार्य अलग अलग हैं, एक के द्वारा उपशम होगा, एक उन परिणामों के द्वारा उपशम होगा, छपक वाले के परिणामों के द्वारा क्षय होगा। अपूर्वकरण में हम लोगों ने समझा कि इसके 7 भाग होते हैं। पहले भाग में निद्रा प्रचला, जो दर्शनावरण की प्रकृति है, उसकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है, और अगर आयु आगे शेष है उसकी, तो उपशमक जीव उपशम करते हैं, छपक जीव यहाँ से छपक श्रेणी आरोहण करने लग जाते हैं। हालांकि यहाँ पर कर्मों का क्षय नहीं है, कर्मों का उपशम नहीं है, तैयारी शुरू हो गई है उपशम वाला। उपशम जैसा कार्य करेगा, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात वगैरह, उसका कैसा होगा, उपशम के जैसा होगा, छपक वाले के छपक के जैसा होगा। ये 6ठे भाग में 30 नाम कर्म की प्रकृति जाती है, 7वें भाग में 4 प्रकृतियां जो कि नौकशाय है उसकी बंध विच्छुत्ति होती है। यहाँ पर 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है।
ऐसा भी हम लोगों ने समझा। चार दीदी एक आवश्यक, मिनट थोड़ा पूछू दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे क्षपक श्रेणी वाला चढ़ रहा है और उपशम श्रेणी वाला भी चढ़ रहा है, तो 10वें गुणस्थान तक दोनों के परिणाम समान रहेंगे विशुद्धि को लेकर? विशुद्धि को लेके कहीं वही तो बता रहे हैं ना, विशुद्धि को लेके समान कैसे होंगे बोलिए तो? ये तो हमको नहीं, अपना, दोनों वही 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 चढ़ रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ दीदी। तो वही तो कल भी इतना समझाया ना विजया जी, और अभी भी तो वही समझा रहे हैं हम, कि अपूर्वता की दृष्टि से दोनों के समान है, परंतु कार्य की क्षमता के हिसाब से दोनों के समान नहीं है। उपसम वाले के, अच्छा, अभी तो यही ऐसा। चीज बोल रहे थे ना, उपसम वाले के तो उपसम जैसा रहेगा, छपक वाले के क्षय करने जैसे परिणाम होंगे, है ना, दोनों के जी एक जैसे जी, थोड़ी प्रणाम पाए जाए। दीदी, प्रणाम। विशुद्धि में तो अंतर होगा ना, विशुद्धि में ही अंतर होगा। तो इस तरह से अपूर्वकरण गुण स्थान में स्थिति कांडघात होता है। यहाँ पर आकर के इसके पहले स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कांडघात क्यों नहीं बताया गया? यहाँ पर लिखा अशुभ कर्मों का अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग कांडक घात, क्योंकि ये सेंटेंस तो मुझे लगता हर कोई अपने प्रवचन में महाराज लोग बोलते होंगे, माता जी लोग बोलती होंगी, इसके लिए उस समय शास्त्र रहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये ऐसा कथन आए तभी बोला जाए, क्योंकि हम लोग को सबको शुभ कर्म करने की उपदेश दिया जाता है। तो उसके साथ आचार्य माता जी लोग कारण भी बताते हैं। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों से प्रश्न है, यहाँ पर दिया अशुभ कर्म का अनंत बहुभाग अनुभाग कांडक घात, प्रशस्त प्रकृतियों का क्यों नहीं दिया? प्रशस्त जो प्रकृति नहीं जानते हैं वो उत्तर देने की अंदाजे से टक्कर नहीं मारा करे। सिद्धांत शास्त्रों में आपको नहीं कह रहे कविता जी, ललिता जी खोल रही थी तो उनको मैंने कहा कि हर चीज अंदाजे से उत्तर नहीं देना चाहिए। सिद्धांत सिद्धांत होता है ना, फिर अनादर होने लगता है सिद्धांत का। हाँ बोलिए कविता जी। प्रशस्त प्रकृतियों के द्वारा ही तो वो जीव के भाव विशुद्ध बन रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर अभी तो उसको श्रेणी मांडा, अभी जाना है ना ऊपर, इसलिए वो नहीं, उसका नहीं होगा। जो पाप प्रकृति, जो मतलब अशुभ परिणाम हो, उनका ही वो कम होंगे, तभी तो वो ऊपर चढ़ पाएगा। तो फिर प्रशस्त पर आपका ये तर्क आपका ठीक है, सही भी है, लेकिन क्यों नहीं होता है? लास्ट में जाके तो नहीं करेंगे तो मोक्ष ही नहीं होगा ना। हाँ, लास्ट में जाके तो करेंगे, लेकिन करेंगे तो आगे तो अनुभाग कांडघात लिखा हुआ नहीं है कहीं भी। अनुभाग कांडक से नहीं होगा, तो फिर वो उनमें फल देने की शक्ति नहीं रहेगी, वो बस सत्ता में पड़े रहते हैं ना लास्ट में, तो कर्म जैसे, मतलब तो वो ऐसे ही नहीं। वो तो वो क्या, वो अलग चीज हो गई। वो कोई तो भी कर्म, कोई भी कर्म बंधा उसमें शक्ति नहीं हो कर्म फल देने की। वो ऐसे अलग, हल्के कर्म तो हम लोग बांधते ही नहीं है, वो आएगा। अभी तुम लोग बाहर खड़ा, ओ सॉरी। क्योंकि पुण्य कर्म को भोगना ही पड़ता है। इसका कोई कांडक घात नहीं होता, ये भोग के ही खत्म किया जाता है। प्रशस्त कर्मों को भोग करके ही खत्म किया जाता है। इनका स्थिति कांडक घात, भाग कांडक घात वगैरह नहीं होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, कारण बहुत वही सुंदर। है, लेकिन कहाँ तक? बिल्कुल पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत बनते हैं, है तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उनको उतना दिन तक अरहंत रहना पड़ेगा जितने दिन तक पुण्य प्रकृतियां है, अनुभाग है ना। यानी पुण्य बढ़ते बढ़ते जाएगा ना दीदी, उनका पुण्य इकट्ठा हो रहा है। हाँ, जहां तक जो प्रकृतियां बढ़ रही है, बड़े बंद बंद भी छुट्टी हो जाती है ना, तो बढ़ेगा कहाँ? भाई 11वें गुण स्थान से तो खाली साता वेदनी का बंद हो रहा, बाकी बंद प्रकृतियों के बंद भी छुट्टी हो चुकी ना। अब उनका जितना भी अनुभाग पुण्य प्रकृति का है, उनको सारा कम को भोगना पड़ेगा। पुण्य प्रकृति का अनुभाग नहीं खत्म होता है, उनको भोगना ही पड़ता है। दीदी एक प्रश्न तो पूछूं? 8 वर्ष, हाँ जी, 8 वर्ष कर्म एक पूर्व कोटि तक 13वें गुण स्थान में किस लिए बैठे रहेंगे भाई? खपा दे फटाफट फटाफट, प्रशस्त प्रकृतियां बची है, खपा के मोक्ष जाए। क्यों इस तरह संसार में रहना? क्योंकि दीदी भोगना पड़ेगा उनको। हाँ बोलिए राजकुमारी जी।
मैं ये पूछ रही थी, मैं और भी सब जगह पूछती हूँ, आपसे भी पूछ रही। मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो विशुद्धि में जो परिणाम वो किस टाइप के होते होंगे जिससे ऐसी विशुद्धि बढ़ती है। अपूर्व अपूर्व, हर हाँ, समय नया, हर इसका समय उत्तर नया। इसका उत्तर सुनिए। जी एक बच्चा है, गैस के पास जा रहा है ना, जी गैस में हाथ डाल रहा, लाल लाल दिख रही है गैस, पकड़ते हो जी नहीं जला ले, वो बच्चा भाग के उसको पकड़ता आगे को, क्यों पकड़, उसको तो जी। अनुभव ही नहीं है। एक बार जल जाएगा तो अनुभव हो जाएगा। तो उसी तरह हम एक बार अगर अच्छा वहां जाएंगे अच्छा तो हमको अनुभव हो जाएगा अच्छा कैसे भी शुद्धि है। जब तक अच्छा, उसका ठीक हाथ है नहीं जलता, जब तक वो बच्चा जाएगा ही जाएगा उस लाल चीज को पकड़ने। ठीक है, समझ गए। तो जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, जब तक हमको जी नहीं जी पता चलेगा। हम जी लोग को तो जी ऐसे जी थोड़ी सी सामायिक जिसमें बहुत अच्छी हो जाती है, या किसी समय मन बहुत खुश होता प्रतिमा को देख के, कभी कभी आह्लाद बहुत होता था, उसी समय लगता कि अरे हमारा तो बहुत मन शुद्ध हो रहा है, काहे का शुद्ध। हाँ, उस विशुद्धि के सामने काहे का शुद्ध, पर हम तो उसमें ही लगता कि अरे मेरे तो परिणाम बहुत अच्छे हैं, भगवान को देख के आह्लाद हो रहा है, आज तो मेरी सामायिक बहुत ही अच्छी हुई, कुछ भी दूसरा विचार नहीं आया, उसी में खुश होते हैं। जी 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 जी। चलिए, अब हम लोग 9वें गुणस्थान में पहुंच दीदी रहे हैं। दीदी हाँ दीदी, हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये बताया था ना कल परसों के 7 प्रकृति का उपशम करने वाला द्वितीय उपशम करता है। अ, 7 नहीं, प्रकृति का उपशम करने वाला द्वितीय करने वाला उपशम है कौन ये बताइए, उसके साथ एक शब्द छोड़ दिया आपने। क्षयोपशम हाँ, छायोपम। हाँ, क्षयोपशम समय ऐसे खाली दृष्टि। लिखेंगे। सुनिए क्या अंतर, 7 प्रकृति का उपशम कौन करता है, अनादिवत शादी मित- मिथ्या दृष्टि भी करता है ना, जो एक बार सम्यक दर्शन करके 3 टुकड़े कर लिया और मिथ्यात्व में चला गया, और अभी उसकी सबकी सत्ता थोड़ी थोड़ी बाकी है, इतनी बाकी है कि वापस वो सम्यक को नहीं प्राप्त कर सकता, कमजोर हो गई है, तो फिर से वो प्रथमोपशम करता है, तो वो भी 7 प्रकृति के उपशम से करता है। तो वो क्या कहलाएगा, वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, मिथ्या दृष्टि 7 प्रकृति का उपशम कर रहा है। और ये जो श्रेणी मारने वाला है, ये क्या कहलाएगा, जिसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, तो उसको पहले 7 प्रकृति को हटाना होगा, उसका उदय को बंद करना होगा, नहीं तो श्रेणी मंडती नहीं है। सम्यक प्रकृति के उदय से श्रेणी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सम्यक प्रकृति में चल मल अगाड़ दोष लगाती है, तो उससे श्रेणी नहीं चढ़ सकता आदमी। तो इन 7 प्रकृतियों को क्या करेगा, वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम करेगा। अच्छा तो ये कौन करेगा, जो श्रेणी चढ़ने, बिल्कुल श्रेणी चढ़ने वाला होगा तभी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कोई सोचे कि चलो हम लोग भी कर लेते होंगे, हम भी कर ले, हम लोग को भी हो जाता होगा परिणाम, नहीं। इसीलिए समझाए थे ना कि कदाचित मुनि महाराज को स्वंजन कसाई की जगह अप्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया, उनको पता थोड़ी चलता कि अभी मेरे को थोड़ा जा कोई भी क्रोध मान माया लोभ बहुत ज्यादा उदय में आ रही है, ऐसा किसी जीव को कोई इतना थोड़ी जानता है। लेकिन केवल ही जान रहे हैं, वो चौथे गुण स्थान में आ गए, संजलन की जगह अप्रत्याख्यान आ गया उनका। लेकिन उनको अगले ही अंतर्मुख में, अगले ही समय में उनको श्रेणी मांडनी है, ऐसी उनकी विशुद्धि तीव्र मार रही है, वो उस समय वहां पर द्वितीय उपशम कर लेंगे, चौथे गुण स्थान में, वहां पर वो 7 प्रकृति का उपशम कर लेंगे। कब करेंगे, अगर श्रेणी चढ़नी है तो एक अंतर्मूर्ति में वो सीधे 7ईशय में आ जाएंगे, चौथे से 7ईशय में आ जाएंगे। अच्छा तो आप जो बोल रही हैं खाली इतना बोलेंगी तो वो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा। या तो आप ऐसे बोलिए भाई सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 5 प्रकृति का, 6 प्रकृति का, 7 प्रकृति का मिथ्या दृष्टि उपशम करता है। एक तो ये हो गया सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, एक है श्रेणी चढ़ने के लिए 7 प्रकृति का उपशम, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि करता है। ये आपको बोलना पड़ेगा, वहां मिथ्या दृष्टि बोलना पड़ेगा, यहाँ छायोपशमिक बोलना पड़ेगा। आया समझ में दोनों का हाँ अंतर, क्योंकि दोनों उपशम है। अब दोनों उपशम है तो हमको अलग तो करना पड़ेगा ना, एक द्वितीय उपशम है और एक प्रथमोपशम है, तो हमको लगाना तो पड़ेगा ना कि प्रथमोपशम है कि द्वितीय उपशम है। तो द्वितीय उपशम कौन करता है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि। प्रथमोपशम कौन करता है, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है और अनादि मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। और एक ये था दीदी
21 प्रकृति का उपशम करने वाला उपशम 21 प्रकृति का उपशम करने वाला उपशम श्रेणी हाँ, चारित्र उसकी मोहनी उपशम की श्रेणी। 21 प्रकृति हाँ, चारित्र मोहनी की 21 प्रकृति का जो उपशम करता है उसको उपशम श्रेणी कहते हैं। अच्छा, उपशम श्रेणी के उपशम श्रेणी उसको, जो 21 प्रकृति का क्षय करता है उसको छपक श्रेणी करते हैं। तो उपशम श्रेणी वाला तो नीचे गिरेगा, वापस आएगा, छपक वाला तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ठीक, चलू आगे। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का स्वरूप। एककम ही काल समये संठानाधिजनियटन्ति न नियटन्ति तचिय परिणाम ही नियोजेहु न नियटन्ति तचि। एककम ही काल समये संठानाधिजनियटन्ति न नियटन्ति तचिय परिणामे हि नियोजेहु। एकम ही काल समये संठानाधिजनियटन्ति न नियटन्ति तचिय तचिय परिणामे हि नियोजेहु। एक काल समय संठानादि जड़ियठति रड़ियचिय परिणामा ही मिहो जेहु। एक गाथा और है। औन्त्यनियति नोते पड़ी समयम जैसी मेक परिणामा विमलयर झान हुय वह सिहायम निदड्ढकम वणा। अन्यटिन्नोते पड़ी समयम जैसी मेक परिणामा विमलयर झान हुय वह सिहायम निदड्ढकम वणा। होती अन्यठिनोते पड़ी समयम जैसी मेक परिणामा विमलियर झान हुए वह सिंहा ही निदठम बना। अब अपने सामने निवृत्तिकरण गुण स्थान आ गया है। आप लोगों को थोड़ा सा गुण श्रेणी निर्जरा पढ़ के सुना रहे हैं किसी और ग्रंथ से। पूर्व में बांधे हुए सत्ता रूप कर्म परमाणु द्रव्य में से अपकर्षण करके उदयावली के ऊपर अंतर्मूर्त आयाम असंख्यात गुणित रूप से द्रव्य को देकर गुण श्रेणी बनती है। हेलो, गुण श्रेणी निर्जरा, गुणित रूप से निर्जरित होना। तो निर्जरित होने के लिए ऊपर के निषेकों को तो नीचे लाएगा, बाकी तो जो प्रति समय बंधे हुए वो तो बंधे हुए, वो तो आ ही रहे हैं, उदय में अपने आप ही आ रहे हैं, है ना। गुण श्रेणी निर्जरा ये थोड़ी सी और आगम की भाषा को यह करके लिखा हुआ है। तो ये प्रति समय असंख्यात गुणित होते हुए, जो जैसे कहते हैं ना, पहले समय में दो पर कर्म परमाणु, दूसरे में 4, तीसरे में 16, चौथे में 16, 256 गुणित होते हुए, मैं दुगना नहीं, गुणित होते हुए जो कर्म निषेक ऊपर के कर्म निषेक नीचे आ जाते हैं। अच्छा, जो ये कर्म निषेक ऊपर से नीचे आ रहे हैं, चाहे जितने भी आ रहे हैं, संख्यात असंख्यात भी आ रहे हैं। तो मान लीजिए 10 वर्ष की स्थिति बंधी हुई है, तो 10 वर्ष की स्थिति से कर्म आ रहे हैं, निषेक आ रहे हैं, नीचे उदयावली में आके निर्जरित हो रहे हैं, तो उसकी स्थिति फिर 9:45 हो जाएगी, फिर 9:30 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, स्थिति कम हो जाएगी ना। निषेक उसमें से बार बार ले रहे हैं, तो कम हो जाएगी ना स्थिति। गुण श्रेणी निर्जरा में हम बार बार निषेक लेते जाए, प्रति समय हो रही है ना, प्रति समय हो रही। कोई एक गेट को ना ठीक से बंद नहीं करते हैं, ढोंगो करता रहता है। तो मेरा आप लोगों से चूंकि हम इसलिए पूछते कि आप लोग वस्तु स्थिति समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। ये चीज तो बता दी मैं आप लोग की प्रति समय गुणित रूप से
बंधे हुए कर्म का निर्जर होना। तो आ रहा बार बार ऊपर से आ रहा है नीचे। तो 10 वर्ष की स्थिति है मान लीजिए किसी कर्म की, तो उसमें कुछ कम हो जाएगा, 2-4 समय, 8 समय, 10 समय, ऐसे करते करते कम 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 होता जाएगा। उसमें से जब लेते जा रहे हैं लेते जा रहे, टोपिया में दूध है 10 किलो, है ना, बार 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 निकाल रहे हैं तो कभी तो खाली होगा ना। तो ऐसे क्या स्थिति कम हो जाएगी क्या? नहीं, कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? स्थिति कम नहीं होगी क्योंकि उसमें कुछ निषेध बच जाएंगे, वो कुछ कुछ साइड के लेते रहेंगे, वो निषेध तो पूरे स्थिति तो पूरी होगी। हाँ हाँ, तो स्थिति क्यों नहीं कम होगी? लेते जा रहा लेते जा रहा लेते जा रहा। वो पूरा थोड़ी लेके जा रहा है, वो तो थोड़ा थोड़ा सा लेके जा रहा पूरा है। नहीं लेके जा रहा, थोड़ा थोड़ा। आपका टोपी में 10 किलो दूध है, एक एक पाव एक एक पाव एक एक पाव, कितने लोगों को बांटोगे? 40 लोगों को। फिर भी जिस प्रकार दूध के टोपिये में दूध लास्ट में चिपका हुआ ही रह जाता है ना, वैसे ही वो निषेध थोड़े से तो चिपके हुए रह ही जाएंगे। अगर गुण श्रेणी से ही स्थिति कम हो जाती तो स्थिति कांडक घात क्यों होता? है ना? हमको कुछ नहीं सूझ रहा जवाब, ये सब आप दीजिए कि फिर स्थिति कांडक घाताचारी क्यों करा रहे? गुण श्रेणी निर्जरा से हो जाता खत्म, हो जाना चाहिए था। इसी में से बार 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 उसमें से निषेध। एक तो क्या है, वो बहुत सारी चीज है उसमें। वो निषेध नीचे नीचे जहां से वो निषेध, मान ली 10 वर्ष से वो निषेध आ रहा है, तो 10 वर्ष में एक समय कम उसमें भी देता हुआ आ रहा है, वो सब में दे रहा निषेध। फिर उस 10 वर्ष से कम एक समय कम वाला जहां निषेध है, वो अपने से नीचे सब में दे रहा है। तो आय भी हो रही है और व्यय भी हो रहा है। ये हम लब्धि सार के हिसाब से थोड़ा सा बारीक में ले जाके बता रहे हैं। वो तो मोटा है कि भाई अगर स्थिति गुण श्रेणी निर्जरा से अगर कर्म खत्म हो रहे थे तो स्थिति कांडाघात करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। तो ये तो हम कुछ भी नहीं समझे, तो ये समझ में अपने को आ रहा है। वो लब्धि सार के हिसाब से वो सबको देते हुए आ रहा है। तो वहां पर क्या कहा जाता है, उसका व्यय भी हम किसी को 10 रुपया दिए, मेरे पिताजी ने मेरे को दूसरे समय में 10 रुपया दे दिया, है ना, और नीचे वाला भी दिया नीचे वाले को, तो ऊपर नीचे तीसरे समय वाले चौथे समय वाले को दूसरे समय से भी मिल रहा, तीसरे से भी मिल रहा, चौथे से भी मिल रहा, सबसे मिल रहा उसको। जितना जितना नीचे चला जाता है उतना उतना उसको और ज्यादा ज्यादा मिल रहा है। निषेध का ऐसा नहीं होता कि ऊपर का निषेध सीधे नीचे आता, ऐसे नहीं आता, बढ़ते हुए आता, प्रति समय के कर्मों में बढ़ते हुए निषेध आता, सबको हिस्सा देते हुए आता है। तो इसलिए कहा जाता है इसमें लब्धि सार में आया कि आय भी होती है, व्यय भी होता, खर्चा भी हो रहा है और आय भी हो रही है, उसको ऊपर वाला देते भी जा रहा है। तो खैर ये लब्धि सार की भाषा है थोड़ी सी। हम यहाँ पर इतना ही समझे कि अगर गुण श्रेणी से स्थिति कांडाघात हो जाता, गुण श्रेणी से स्थिति कम हो जाती, गुण श्रेणी निर्जरा से, तो फिर हमको स्थिति कांडाघात की आचार्य को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्थिति तो खत्म हो ही रही है धीरे। पर उससे स्थिति एक समय भी कम नहीं होती। गुण श्रेणी निर्जरा से एक समय की भी स्थिति कम नहीं होती। स्थिति कब कम कम होती है? स्थिति कांडक घात से। समझ में आ रहा है? आय कैसे हो गई दीदी उसमें? ये समझ में नहीं आया। नए कर्म आ रहे वो नए कर्म आ रहे हैं वो वाला, वो ऊपर से जो बंटवारा होता है, ऊपर वाले जब नीचे आता है ना, सबको देते हुए कहे नहीं आपको कि ये अच्छा, वो कर्मों आय का हो रहे। हाँ उसमें हाँ बहुत हाँ हाँ भाईचारा, वो उलांग के नहीं आता है हाँ, कि 10 जी वर्ष का कर्म उदय में आ रहा तो सीधे अभी उद्यावली में आ जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा देते आ रहा है। वो सबको देते हुए नीचे आता है। वो सबका जी रेशियो है, प्रणाम। उपलब्धि सार का ये है। गुण संक्रमण, प्रति समय विवक्षित प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति रूप से गुणकार के अनुक्रम से परिणमन करे, उसे गुण संक्रमण कहते हैं। आप लोग को यही बताया था ना कि एक प्रकृति का दूसरे प्रकृति में गुणित रूप से संक्रमित हो जाना। संक्रमण मतलब होता बदल जाना, तो संक्रमित हो जाती है। अप्रशस्त प्रकृति हमने बताया था, अप्रशस्त प्रकृति के परमाणु प्रशस्त में बदलते रहते, वो भी सारे नहीं बदलते हैं, खाली नहीं होती जगह, कभी खाली नहीं होती, उसमें भी बहुत थोड़े थोड़े निषेध, जब तक वो गुण स्थान रहता है, कार्य होता रहता है, तो थोड़े थोड़े निषेध। स्थिति कांडाघात,
इसके परिप्रेक्ष्य में आप लोग को बता देते हैं, ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में पूर्वबद्ध कर्म प्रकृतियों की स्थिति को घटाना स्थिति कांडक घात है। सत्ता रूप कर्म प्रकृतियों की अग्र स्थिति को लेकर एक कांडक बनाता है, एक समूह बनाता है और उसकी फालियां बनाकर एक एक समय में एक एक फाली को अर्थात उतने द्रव्य को अपकर्षण करके नीचे देता है। जैसे हमने समझाया था ना कि एक नमक का इतना बड़ा ढेला है, तो पहले आपने तोड़ करके उसके 10 5 जो भी टुकड़े वो टुकड़े करेंगे ना, एकदम से शुरू में थोड़ी बारीक हो जाता है। इतना बड़ा टुकड़ा जो नमक से था, नमक का चौके में आया, एक बार में तो नहीं पतला हो जाता है ना। तो पहले हमने उसको क्या किया, उसको कांडक रूप में बांटा, बड़े बड़े टुकड़े, फिर उसकी फाली बनाई, यानी और छोटा क्या, इतना बड़ा बड़ा किया, इसको कह दिए फाली, और फिर उस एक एक को टुकड़े को लेके आप पीस रहे हैं। तो वो एक एक फाली फिर उदय में आकर के और झड़ती जा रही, खत्म होती जा रही, इसको स्थिति कांडक घात कहा। अढ़ाई बज गई। पूर्ववत सत्ता रूप अप्रशस्त अनुभाग कांडक घात। पूर्ववत सत्ता रूप अप्रशस्त कर्म पर आप लोग को ये नहीं लगे कि मैं आप लोगों को गलत पढ़ाई हूँ, इसलिए मैं जहां इसकी थोड़ी परिभाषा लिखी हो वो पढ़ के सुना रही। सभी तरह के लोग होते हैं ना, दिमाग में आता होगा, ये तो अपने मन से व्याख्या कर देती है। पूर्ववत सत्ता रूप प्रशस्त कर्म प्रकृतियों के अनुभाग को घटाना अनुभाग कांडक घात कहते हैं। विशुद्ध परिणामों के निमित्त से प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग का खंडन नहीं होता। श्रेणी में जीव बैठा है 8वें गुण स्थान में, वहां अप्रशस्त परिणाम तो होने का मतलब ही नहीं है, तो क्या लिख दिया कि प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग का खंडन ही नहीं होता। अनुभाग खंडन करते समय अप्रशस्त प्रकृतियों के सबसे उत्कृष्ट स्पर्धक समूह को कांडक रूप से पहले घात किया जाता है, घात के लिए लेता है। अंतर्मुख के द्वारा उतनी शक्ति का घात करता है। किसको घात करता है? शक्ति। शक्ति को कर्मों की शक्ति कैसे प्रश्न, कर्मों की शक्ति को किससे नापा जाता है आगम में? चीनी को तो आप चख के बता दीदी दिए, मैं बोल के देखो। हाँ बोलिए। अविभाग प्रतिच्छेद। हाँ, अविभाग प्रतिच्छेद के द्वारा नापा जाता है। तो अनुभाग का खंडन करते समय अप्रशस्त प्रकृतियों के सबसे उत्कृष्ट स्पर्धक समूह को कांडक रूप से पहले घात के लिए लेता है। तो इसलिए शक्ति शक्ति लिखा है ना, संख्या नहीं लिखी हुई है। अंतर्मूर्त के द्वारा उतनी शक्ति का घात करता है, अर्थात उसे कम शक्ति युक्त स्पर्धकों में निक्षेपण करता है। एक अनुभाग कांडक के लिए भी, खैर काल है, छोड़िए इसको। कोई प्रश्न आज से संबंधित है तो कर लीजिए। इसका हिंदी हमने हिंदी किए ही नहीं ना, हिंदी तो किए ही नहीं ना, गाथा खाली पढ़ी गई ना। हाँ सिर्फ गाथा ही पढ़ी है दीदी। कुछ पूछना है किसी को? ये जो फल हाँ देते देते आते हैं, दूसरे में बांटते हैं, तो अपने ही सहजाती कर्मों में देते हैं कि दूसरे में भी दे देते हैं? अपने सजाती में। सजाती दर्शन मोहने का चारित्र मोहनी में नहीं जा सकता है। और तो छोड़िए, एक ही माँ के 2 बेटे हैं, नहीं देते, चचेरे भाई को नहीं देते। दीदी हम एक श्लोक बोलना चाह रहे दीदी, पुण्य की बहुत बात आई थी ना, तो हम 1-2 मिनट में बोल दे दीदी। आत्मानुशासन का है। पुण्यम कुरुष्व कृत पुण्यमनिद्रशोऽपि नोपद्रवो विभवति प्रभवेच्च भूत्यै संतापयन् जगदशेषमशीतरश्मि पद्मेषु पश्य विदधाति विकास लक्ष्मीम्। दीदी अच्छा लगा तो बोल दिया मैंने, क्षमा करना दीदी। अर्थ भी बता दीजिए लोगों को। यहाँ बता रहे हैं
कि जो अपने को किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती है, जैसे गर्मी तपन अच्छी नहीं लगती है, सूर्य की तपन, लेकिन उन्हीं तपन से कमल खिल भी जाते हैं। जो कमल है वो उसी तपन से खिल भी जाते हैं। ऐसा बताया है दीदी बहुत अच्छे से, क्योंकि किताब नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे ही मन से ही बोल रही हूँ दीदी। हाँ, आप बहुत बाप रे, क्या बात है क्या। और कोई उषा सादर जी कुछ प्रणाम पूछ रहे दीदी। थे क्या आप? कुछ बोल रहे थे क्या आप? हाँ, वो मैं कह रही थी, ये कर्मों की शक्ति बोला ना आपने, ये अविभाग प्रतिच्छेद, हाँ, कर्मों की शक्ति, कर्मों की अविभाग। शक्ति, जैसे कर्म कर्म की स्थिति तो अपने क्या कह देते हैं, 7 वर्ष की है, 8 वर्ष की है, अंतर्मुख की है, बोल देते हैं ना भाई। ये बच्चा 5 वर्ष का है, ये बच्चा 6 वर्ष का है। तो शक्ति को कैसे बोले? शक्ति को बताने के लिए क्या शब्द है? तो उसको वहां पर दिया गया अविभाग प्रतिच्छेद। अब जैसे इसको ऐसे समझे, अपने घर के उदाहरण से, आप चीनी लाए बाजार से खरीद के, इस बार आपका बेटा जो चीनी लाया बहुत छोटे छोटे दाने की ले आया। आप चाय में चीनी डालते हो या किसी में डालते हो तो आपको थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ रही है। आप बेटे को कहते हो बारीक बारीक चीनी ले आया, मीठी नहीं है, ज्यादा डालनी पड़ रही है ना। किसी समय में अच्छी मोटी मोटी चीनी आ जाती है, हम क्या देखते हैं, वो चम्मच वो चीनी उस चीनी से आधी डालते हैं, पर फिर भी मीठा बहुत अच्छा हो जाता है। ये शक्ति है दोनों में, मिठास की। हाँ, ये मिठास की शक्ति, जैसे हम दूध को किलो से नापते हैं ना, इस लीटर से नापते हैं, पानी को, दूध को, सूखी चीज को हम किलो किलो से नापते हैं, साड़ियों को हम गज से, मीटर से नापते हैं। नापते तो सब चीज को, सबका नाप अलग अलग है ना। तो ये मिठास को कैसे नापे? अच्छा, मिठास है, चाहे अग्नि जलाती है, चाहे नमक कड़वा लग, जो भी जितनी भी चीज है। करेला है, कभी सब्जी बनाते कड़वा नहीं लगता, कभी बहुत कड़वा लगता है, तो इस बार करेला में बहुत ही कड़वापन है। तो ये तो बोलने के लिए हुआ ना, तो उसको आचार्य कहते कैसे हम नापे? तो एक अभिभाग, पर कितना भी मीठा करेला लाओ, फिर भी खारा तो रहेगा ना, करेला कड़वा रहेगा ना। आप ये कह दोगे इस बार वाला करेला तो बहुत ही मीठा जैसा, एकदम ही कम कम कसैला है। तो वो जो कम कसैला कड़वापन है, वो उस करेले की अविभाग, करेले की क्या कहेंगे, खारेपन की अविभाग कड़वे, प्रतिच्छेद हुआ। वो कड़वेपन शक्ति की, हुई, कड़वेपन। कड़वेपन की अविभाग प्रति, उतना तो खारा रहेगा ही रहेगा। वो सबसे कम हो गया। दूसरा करेला, अरे भाई कल वाले से दुगना खारा है ये, कल इससे, ये 2 अविभाग प्रतिच्छेद हो गए। और करेला आया और ज्यादा खारा आया, तुम उस दिन तो आया था, ये तो उस दिन से बाबा रे 10 गुना खारा है, ये तो बहुत ही खारा है ये तो। आपने क्या कहा, 10 गुना खारा है ना। करते अपने लोग बोलते हैं ना घरों में, भाई कोई चीज बनाते हैं तो खीर उड़ ज्यादा मीठा, भाई आज तो खीर में बहुत चीनी गिर गई, बहुत ही मीठी हो गई। तो बहुत ही मीठी हो गई तो अपने प्रेशर, तो इसको आगम में क्या कहा जाता है, अविभाग प्रतिच्छेद। यानी कम से कम चीनी की मिठास, मैदा जैसी भी चीनी रहेगी तो आप मुंह पे लोगे तो कुछ मीठी लगेगी ना। तो और उससे पतली तो चीनी हो नहीं सकती है। तो सबसे कम मिठास हुई वो चीनी की। जैसे जैसे मोटी होती जा रही है उसकी मिठास बढ़ती जा रही। तो कैसे नापते हैं इसको? तो इसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद भरना, मीठे का अविभाग प्रतिच्छेद भरना। तो शक्ति को नापने के लिए अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। ठीक है, आया समझ में? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी। पर दीदी अविभाग प्रतिच्छेद का तो मतलब होता है जिसका और कुछ कोई भी भाग नहीं किया जाए, वही हुआ ना इसका मीनिंग तो। तो शब्दार्थ हुआ। हाँ, हम शब्दार्थ हुआ। अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति के ऊपर में बताए, किसी भी शब्द को जहां लेंगे वहां उसके, अब कोई कहे कि भाई जो ये कोई वस्तु है, जैसे परमाणु है, परमाणु क्या है, अविभाग प्रतिच्छेद, उसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। अगर हम किसी को परमाणु बताने जाएंगे तो वहां पर क्या कहेंगे कि भाई ये पुद्गल का सबसे अविभाग प्रतिच्छेद वाला टुकड़ा, अब इसका और टुकड़ा नहीं होगा। तो जहां जैसा, और बात ज्यादा करके अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति का अपने आदम में जो वर्णन आता है, खास करके अनुभाग में ही आता है, क्योंकि ये चीज हम नाप नहीं सकते, है ना। ये अनुभव की चीज है, नाप नहीं सकते। तो इसको अविभाग प्रतिच्छेद से, साइंस लोग उसको दूसरे तरह से, वहां भी पैरामीटर तो है ही ना नापने का, इतना साइंस डेवलप कर रखा, तो उनके यहाँ और शब्द होंगे। अपने यहाँ तो भाई कम, कितनी भी बारीक चीनी लो वो मीठी तो होगी होगी। तो उसका सबसे कम मिठासपन हुआ। जैसे जैसे चीनी बढ़ती जा रही है उसका मीठापन बढ़ता जा रहा है। तो भाई कम से कम चीनी में कितना मीठापन पाया जाएगा,
तो आप क्या करेंगे, एकदम बारीक वाली चीनी में जितना मीठापन, उतना मीठापन तो पाया ही जाएगा। अब उससे कम नहीं होगा, अब वो अविभाग है, यानी अब उससे कम मिठास नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई कोई सोचे चीनी में उससे भी कम मिठास पाया जाए, तो नहीं पाया जाएगा, वो लास्ट है, अविभाग है। अब उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, उस मिठास का टुकड़ा नहीं हो सकता। पुद्गल की बात करेंगे तो परमाणु अविभाग प्रतिच्छेद, उसका और हम टुकड़ा करना चाहें तो नहीं होगा। जी बहुत बढ़िया। यथाक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि